हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं बहुत एफर्ट के बाद मुझे कुछ क्वेश्चंस मिले हैं मटेरियल साइंसेस से। तो हम मटेरियल साइंसेस के कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे और ये क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। Match list 1 crystal type with list 2 name of the solid and select the correct answer। देखिए ये क्या है आपका क्रिस्टल टाइप। कौन सा है ये क्रिस्टल टाइप और ये क्या है कि इसमें कौन सा सॉलिड होगा। तो आप इसमें देखिए आयोनिक है, कोवलेंट है, मेटालिक है, वांडरवाल्स है। इस केस में आप अगर देखेंगे आयोनिक बॉन्डिंग इसमें कौन सी होती है, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में क्या होती है, जनरली आयोनिक बॉन्डिंग होती है। कोवलेंट बॉन्डिंग आपने पढ़ा होगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है ना। तो कोवलेंट किस में होगा, सिलिकॉन में होती है। कोवलेंट बॉन्डिंग सिलिकॉन में होती है। मेटालिक बॉन्डिंग किस में होती है, कॉपर में होती है। और जो वैंडरवॉल्स होते हैं ये आर्गन क्रिप्टॉन सॉलिड आर्गन में होती है। नोबल गैसेस होती है ना, आर्गन, क्रिप्टॉन, नियॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन मैच कर रहा है ये डी ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है। आयनिक बॉन्डिंग किसे बोलते हैं। आयनिक बॉन्डिंग जो होती है इट इज आप ये बोल सकते हैं कि इट इज द बॉन्ड रिजल्टिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयंस बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। आप ये बोल सकते हैं कि ये जो आपका आयनिक बॉन्ड है ये किसकी वजह से होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू दी अनदर। जैसे NaCl है, इट इज द एग्जांपल ऑफ द क्रिस्टल possessing a high degree of ionic bonding। सोडियम क्लोराइड में हाई डिग्री ऑफ आयनिक बॉन्डिंग होती है। ठीक है। इसमें अपोजिटली चार्ज्ड आयंस का जैसे Na प्लस होता है एंड Cl माइनस होता है, तो ये अपोजिटली चार्ज है ना, पॉजिटिव एनायंस नेगेटिव कटायंस। तो इन पॉजिटिवली चार्ज्ड अपोजिटली चार्ज्ड आयंस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो आयनिक बॉन्डिंग होती है। ठीक है। उसके बाद देखिए आपने ये भी पढ़ा होगा कि कोवलेंट बॉन्डिंग किसे कहते हैं या मेटालिक बॉन्डिंग किसे कहते हैं। मेटालिक बॉन्डिंग जो होती है इट रिजल्ट्स फ्रॉम द अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव मेटल आयंस एंड इलेक्ट्रॉन गैस। ये आप ये बोल सकते हैं कि मेटालिक बॉन्ड्स ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं नेचर में। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि ये इट रिजल्ट्स फ्रॉम द अट्रैक्शन। ये किसकी वजह से होता है, ये अट्रैक्शन की वजह से होता है। अगर मैं मार्कर बदलूं तो ये जो मेटालिक बॉन्डिंग है दिस इज ड्यू टू अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शन की वजह से होता है बिटवीन पॉजिटिव मेटल आयंस एंड द इलेक्ट्रॉन गैस। ठीक है। अब ये हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये तो मैं अभी आपको ऐसे ही बता रही हूँ। कोवलेंट बॉन्डिंग आपको मैंने बताया था इट अकर्स बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन नेबरिंग एटम्स। फॉर एग्जाम्पल ये सिलिकॉन है। आपके कोवलेंट बॉन्ड्स तीन टाइप्स के होते हैं ना, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, हाइब्रिड बॉन्ड। ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। कोवलेंट बॉन्ड्स हाईली डायरेक्शनल होते हैं और लेकिन आप ये भी बोल सकते हैं कि इसमें नेट डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है। तो अभी हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल ऑफ BCC क्रिस्टल एंड एन FCC क्रिस्टल। अब ये BCC और FCC क्या होता है। BCC मतलब होता है आपका बॉडी सेंटर्ड सेल और FCC होता है आपका F सेंटर्ड सेल। देखिए हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा है कि डिफरेंस कितना है बिटवीन द नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। BCC बॉडी सेंटर्ड सेल एंड FCC क्या होता है, फेस सेंटर्ड सेल। फेस सेंटर्ड सेल। तो इसमें ये पूछा है कि डिफरेंस कितना होता है। देखिए बॉडी सेंटर्ड सेल मैं आपको बता देती हूँ। एक होता है आपका यूनिट सेल। ये यूनिट सेल में 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स होते हैं। तो अभी हम BCC के बारे में बताते हैं कि इट हैज जो BCC होता है इट हैज लेटिस पॉइंट्स। लेटिस क्या होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। इट हैज लेटिस पॉइंट्स at corners as well as at the center, at corners as well as at its center। सेंटर पे भी होता है, मतलब कॉर्नर पे भी होता है और सेंटर पे भी लेटिस पॉइंट्स होता है ऑफ ईच सेल। ओके। तो ईच सेल हैज 2 लेटिस पॉइंट्स पर यूनिट सेल। आप ये बोल सकते हो कि ईच सेल में क्या होता है, इट हैज 2 लेटिस पॉइंट्स
मैं लेटिस पॉइंट्स को बोल सकती हूँ एलपीज। ईच सेल हैज 2 लेटिस पॉइंट्स पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल। ठीक है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका जैसे ये है, मैं स्ट्रक्चर बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए ये है एक टाइप का, ये एक स्ट्रक्चर है। तो इसमें देखिए मैंने इस तरह से इसको बनाया है। अब मैं इसमें कॉर्नर्स डिफाइन करूंगी। जैसे मान लीजिए ये कॉर्नर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स पॉइंट्स हैं। यहाँ बीच में भी एक पॉइंट है, लेटिस पॉइंट। तो दैट मीन्स कि लेटिस पॉइंट इज एग्जिस्टिंग एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ ईच सेल। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 1/8 प्लस 1, दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1, दैट मीन्स 2 लेटिस पॉइंट्स पर यूनिट सेल। और जो फेस सेंटर्ड सेल होता है, ये क्या होता है, इट हैज लेटिस पॉइंट्स एट कॉर्नर्स एज वेल एज एट इट्स सेंटर ऑफ ईच फेस। हर एक फेस पे होता है, हर एक फेस पे। जैसे कि मैं बोल दूं आपको कि ये स्ट्रक्चर है आपका, ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर था, बीसीसी। इसको आप समझ लीजिए, इसमें कंफ्यूजन होती ही होती है। ये आपका एफसीसी है। तो एफसीसी में क्या होगा, आप देख लीजिए। एफसीसी में इट हैज लेटिस पॉइंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट इट्स सेंटर ऑफ ईच फेस। ये फेस है ना, यहाँ भी एक होगा, यहाँ भी एक होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, फिर आप एक सामने भी होगा, फिर एक आप कह सकते हैं इधर भी होगा, कॉर्नर्स में भी है, इधर भी है, कॉर्नर्स और सेंटर्स में भी होता है। तो यहाँ पे 8 पॉइंट्स तो यही हो गए, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये एफसीसी है तो हम इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2। तो दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 4 लेटिस पॉइंट्स पर यूनिट सेल। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि वॉल्यूम जो होता है यूनिट सेल का, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज A डॉट बी क्रॉस C होता है। दैट मीन्स ABC क्या है, दीज आर द लेटिस पैरामीटर्स। ABC ये क्या है, लेटिस पैरामीटर्स होते हैं ऑफ ए यूनिट सेल along the XYZ directions। हम इसको यूनिट सेल इसलिए बोलते हैं बिकॉज द एंटायर लेटिस कैन बी डिराइव्ड बाय रिपीटिंग दिस सेल एज ए यूनिट by means of the translations that serve as a unit cells H। इसे हम आगे बताएंगे। इट इज द मिनिमम एरिया सेल। जो यूनिट सेल होता है क्या होता है, इट इज द मिनिमम एरिया सेल इन 2 dimension and minimum volume cell in 3 dimension by repetition of which whole crystalline solid may be generated। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ये बीसीसी एफसीसी यूनिट सेल के टाइप्स होते हैं। यूनिट सेल क्या होता है, इट इज द मिनिमम एरिया सेल इन 2 dimension and minimum volume cell in 3 dimension by the repetition of which whole crystalline solid can be generated। ठीक है, तो या हाँ, तो इसमें कितना, इसका कितना है, मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन बीसीसी क्रिस्टल इज 2 होता है इसमें, और इसमें कितना होता है, 4 होता है। तो डिफरेंस कितना का होगा, 4 - 2 2। तो इसके लिए पहले आपको बीसीसी पता होना चाहिए और एफसीसी पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब क्योंकि 8 कॉर्नर्स पॉइंट्स हैं तो 8 इंटू 1/8 किया, 6 फेसेस हो गए, 6 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे। ओके, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। कॉपर एज एन इम्प्योरिटी इन जर्मेनियम हैज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स वेयर एज बोरॉन हैज आयोनाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रीजन क्या दिया है, बिकॉज जब भी ये दिए असर्शन, यहाँ पे आप रीजन लिखाइए, बिकॉज कॉपर इज एन इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी वेयर एज बोरॉन इज अ सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी। इसका क्या आंसर होगा, देखिए कॉपर, इसका जो आंसर आपका होगा, इट मींस हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों आंसर्स जो है सेम है। ठीक है, अभी कॉपर एज इम्प्योरिटी यूज होती है, ये स्टैंडर्डाइज्ड है रीजन। इट इज आयोनाइजेशन ऑफ एनर्जी 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बोरॉन की कम होती है 0.25। जो ये आयोनाइजेशन एनर्जी है कॉपर की, ये ग्रेटर है देन दी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन। दैट मीन्स ये 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये कितनी है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बिकॉज कॉपर इज एन इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी वेयर एज बोरॉन इज अ सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी। ये बिल्कुल सही है, तो इसीलिए इसका ये ए ऑप्शन सही, मतलब बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, तो ये मुझे तो ये अभी हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे डिटेल में, अभी तो आप पहले क्वेश्चंस लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when BCC iron is heated it changes to FCC iron resulting in, आपने पढ़ा है कि BCC में बॉडी सेंटर्ड सेल में विविध टाइप ऑफ यूनिट सेल है, लेटिस पॉइंट्स एग्जिस्ट एट ईच कॉर्नर्स एज वेल एज एट इट्स सेंटर। तो BCC में 2 नंबर ऑफ एटम्स एग्जिस्ट पर यूनिट सेल। तो BCC में क्या होता है, आप ये देखिए,
इन BCC आयरन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे A√3 इज इक्वल टू 4R होता है। A क्या होता है? साइड ऑफ क्यूब है। A इज द साइड ऑफ क्यूब है एंड R क्या है आपका? R इज द रेडियस ऑफ एटम। R इज द रेडियस ऑफ एटम। तो FCC में जबकि क्या होता है? इन FCC आपको दोनों ध्यान में रखना पड़ेगा। FCC में जो A√2 होता है दिस इज इक्वल टू 4R। ठीक है, तो यानी कि देर इज अ कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम व्हेन BCC आयरन चेंजेस टू FCC आयरन। एक कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि जब BCC FCC में बदलता है तो वॉल्यूम सिकुड़ जाती है, एक्सपैंड नहीं होती, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। इंक्रीज इन वॉल्यूम नहीं होता, नो चेंज इन वॉल्यूम पॉसिबल नहीं है, क्रैक इन द मटेरियल भी नहीं है, वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सिलिकॉन क्रिस्टल द अरेंजमेंट ऑफ एटम रिपीट्स पीरियोडिकली। ठीक है, दिस टाइप ऑफ मटेरियल इज क्लासिफाइड एज, देखिए एमॉर्फस, इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखिए जो आपका ये एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं दे डू नॉट हैव द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं डोंट हैव सिस्टमैटिक arrangement, amorphous solids don't have systematic arrangement of atoms, randomly आप कह सकते हैं। बट इन सिलिकॉन क्रिस्टल में क्या होता है? सिलिकॉन में जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है इट रिपीट्स पीरियोडिकली, ये इसकी खास बात होती है। हैंस सिलिकॉन जो है इट इज नॉट ए एमॉर्फस मटेरियल, इसलिए जहां जहां एमॉर्फस है उसे काट दीजिए। सिलिकॉन इज नॉट एन एमॉर्फस मटेरियल बिकॉज इन सिलिकॉन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आर रिपीटिंग पीरियोडिकली। अब ये इपिटेक्शियल होगा या नॉन क्रिस्टलाइन होगा? सिलिकॉन एक क्रिस्टलाइन मटेरियल है, इसीलिए ये हम इसको सी। इपिटेक्शियल मतलब आपने पढ़ा भी होगा, इपिटेक्शियल में आपने VLSI में पढ़ा है कि इपिटेक्शियल हम सिलिकॉन वेफर यूज करते हैं, तो इसीलिए क्रिस्टलाइन मटेरियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सी ऑप्शन है। A crystal will be mechanically weak if all the dislocations are removed and the crystal is made perfect। फिर ये पूछ रहा है, देखिए क्रिस्टल कब मैकेनिकली वीक होगा, मैनुअली कब वीक होगा? देखिए प्रेजेंस ऑफ डिसलोकेशंस, लोकेशंस जो कि डिसओरिएंटेड है वो डिसलोकेशंस होगी। द प्रेजेंस ऑफ डिसलोकेशन मेक्स अ क्रिस्टल मैकेनिकली वीक। जब भी हम डिसलोकेशंस एग्जिस्ट करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में तो प्रेजेंस ऑफ डिसलोकेशंस मेक द क्रिस्टल मैकेनिकली वीक बिकॉज ऑफ द इजी मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशंस। डिसलोकेशंस की इजी मूवमेंट के कारण, अगर ये बहुत आसानी से मूव करती हैं, बिकॉज ऑफ द इजी मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशंस, जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है हम इसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? The strength of the material can be increased by removing all the dislocations and making the material a perfect crystal। मतलब हम इसको कब हम देखिए ये तो जिसने ए ऑप्शन दिया ये तो उसने ये बताया कि मैकेनिकली इसको कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इसकी स्ट्रेंथ को। इसकी स्ट्रेंथ कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? फॉर द डिसलोकेशंस आर रिमूव्ड एंड मेकिंग द मटेरियल परफेक्ट क्रिस्टल। ये रीजन तो नहीं है क्योंकि इसने बोला है कि मैकेनिकली वीक कब होगा। few dislocations in the few dislocation से भी नहीं होता है, ये तब होता है when the dislocation density in the crystal is very high। स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स ये कोई ऑप्शन नहीं है, रीजन नहीं है, लेकिन इसने यही बोला है कि क्रिस्टल मैकेनिकली वीक तभी होता है when there is a presence of dislocation and because of the easy movement of dislocation crystal can be made easily and mechanically weak। लेकिन हम इसको स्ट्रेंथ कब दे सकते हैं? द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कैन बी इंक्रीज्ड बाय रिमूविंग ऑल द डिसलोकेशंस, जिसके लिए फर्स्ट ऑप्शन सही है कि बाय रिमूविंग ऑल द डिसलोकेशंस and making the material a perfect crystal, but this is difficult to achieve except in very small hair like crystals। लेकिन ऐसे कभी होता नहीं है क्योंकि ये difficult to achieve है, it is difficult to achieve, okay, in except in very small hair। बहुत ही अगर कोई छोटा सा hair like crystal है, whiskers हैं, उस केस को छोड़ के this is difficult to achieve in real, तो इसीलिए इसका सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयनिक क्रिस्टल्स आर। देखिए ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, मुझे इसका आंसर चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये क्वेश्चंस आज के अच्छे लगे हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन मैं यही बोलूँगी, गुड बाय एंड टेक केयर।